नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं एवं वेलकम करता हूं। आज हम लोग जो है पॉलिटी का नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से जो है क्वेश्चन अक्सर क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ईजी है। उन सारे फैक्ट्स को उस टॉपिक्स के अंतर्गत जो भी फैक्ट्स बनेंगे हम लोग क्या करेंगे आज के क्लास लेक्चर में उसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो आइए आज का जो टॉपिक है हम लोगों का इमरजेंसी, आपातकाल। आपातकाल, इमरजेंसी। आपातकाल या इमरजेंसी। तो आपातकाल या इमरजेंसी के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो इमरजेंसी उस समय क्रिएट होता है या किसी सामान्य परिस्थिति में असामान्य परिस्थिति क्रिएट हो जाए तो उस असामान्य परिस्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार जो है क्या करता है, इमरजेंसी का यूज करता है, आपातकाल का यूज करता है। तो आपातकाल के बारे में अगर आप आएंगे तो आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी के बारे में भारतीय संविधान के भाग 18, भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत, भाग 18 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, तो इस प्रकार अगर आप आएंगे इमरजेंसी के बारे में या आपातकाल के बारे में तो आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 या पार्ट 18 के अंतर्गत क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। उसके अलावा आइए समझते हैं कि आपातकाल का अर्थ क्या है। आपातकाल का अर्थ का मतलब यह है कि असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अपनाया गया तरीका। तो भारतीय संविधान में यह बातें बताई गई हैं कि अगर जो है देश में असामान्य परिस्थितियां क्रिएट हो जाए, एब नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो ऐसे असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इमरजेंसी का यूज कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो अगर आप आएंगे तो ये असामान्य परिस्थिति कौन कौन सी हो सकती है। असामान्य परिस्थिति का मतलब यह है कि देश में मान लो कि फिनेंशियल क्राइसिस हो जाए, वित्तीय जोखिम चीज़ें बढ़ जाएं, वित्त का अभाव हो जाए। तो जब फिनेंशियल क्राइसिस होगा तो उस समय वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। मान लीजिए कि देश में युद्ध हो जाए किसी बाहरी कंट्री के द्वारा और भारत का जो है उससे क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, वाह्य आक्रमण हो जाए, या किसी राज्य में पूरी तरीके से वहाँ का प्रशासनिक मशीनरी क्या हो जाए, फेल हो जाए, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, तो ऐसे संदर्भ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में इमरजेंसी का प्रयोग क्या किया जा सकता है। तो अगर इमरजेंसी के बारे में आप पाएंगे तो इमरजेंसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 352 से 360, 352 से 360 के अंतर्गत हम लोग सभी प्रकार के इमरजेंसी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, या आपातकाल की परिस्थितियों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग इमरजेंसी को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं।
तो भारत में 3 प्रकार का आपातकाल दिखाई देता है। 3 प्रकार की इमरजेंसी या 3 टाइप्स का इमरजेंसी या आपातकाल क्या होगा, दिखाई देता है। 3 प्रकार के आपातकाल में पहला जो आपातकाल है उसको हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल या जिसे हम लोग जो है नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और नेशनल इमरजेंसी के बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में अनुच्छेद 352 में बताया गया है। कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 352 में बताया गया है। आर्टिकल 352 में क्या किया गया है, बताया गया है। तो यह जो है पहला आपातकाल है। दूसरे आपातकाल पे अगर आप आएंगे तो जो दूसरा आपातकाल है उसे हम लोग जो है राष्ट्रपति शासन के रूप में देखते हैं। राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल के रूप में देखते हैं। और राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल और इसके बारे में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 में बताया गया है। तो जो राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल है, उसके बारे में अनुच्छेद 356 में क्या करी गई है, बातें बताई गई है। जो तीसरा इमरजेंसी है, तीसरा इमरजेंसी जिसे हम लोग वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। वित्तीय आपातकाल या इसे फिनेंशियल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। फिनेंशियल इमरजेंसी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। और यह वित्तीय आपातकाल या फिनेंशियल इमरजेंसी, यह बात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत क्या कही गई है, बताई गई। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के किसी एक क्षेत्र में या जो है पूरे भारत में क्या किया जा सकता है, इसकी उद्घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो है किसी भी राज्य में वहाँ का जो कार्यप्रणाली है, अगर वह संविधान के नियमों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा हो, या कहने का मतलब वहाँ का संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से, प्रशासनिक तंत्र पूरी तरीके से फेल हो चुका हो, तो वैसे संदर्भ में उस राज्य में जो है प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और तीसरा वित्तीय आपातकाल या फिनेंशियल इमरजेंसी, जिसके बारे में अनुच्छेद 360 में बताया गया है। और फिनेंशियल इमरजेंसी का मतलब कि भारत सरकार के पास पैसा ही न हो कि वह अपने दिन प्रतिदिन कार्यों को क्या कर सके, संचालित कर सके, अपने कर्मचारियों को सैलरी उपलब्ध करा सके। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो उसको फिनेंशियल इमरजेंसी के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो वित्तीय आपातकाल का प्रयोग भारत में अभी एक भी बार नहीं किया गया है। प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन का प्रयोग जो है बहुत बार किया गया है राज्यों में। उसके अलावा अगर राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी के बारे में आएंगे, जो बात अनुच्छेद 352 में बताई गई है, इसका प्रयोग भारत में अब तक 3 बार किया जा चुका है। इसका प्रयोग 3 बार किया जा चुका है, 1962, 1971 और 1975 में इसका जो है प्रयोग किया गया है। तो आइए जो है पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल।
या नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल का टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। यह बात अनुच्छेद 352 में क्या करी गई है, बताई गई है, आर्टिकल 352 में बताई गई है। तो हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी घोषणा का आधार, कि बेसिकली जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है उसके लिए बेस क्या है, आधार क्या है। तो घोषणा का आधार हम लोग बेसिक पॉइंट क्या करेंगे, आधार के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे कि उद्घोषणा की समाप्ति, उद्घोषणा की समाप्ति। तो जो नेशनल इमरजेंसी जो है क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, उसको किस तरीके से समाप्त किया जाएगा उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय आपातकाल का, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। तो हम लोग क्या देखेंगे, प्रभाव, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव या नेशनल इमरजेंसी का इम्पैक्ट हम लोग देखेंगे, प्रभाव देखेंगे। पहला प्रभाव अगर आप आएंगे तो पहला प्रभाव हम लोग देखेंगे केंद्र राज्य संबंधों पर, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। तो देखेंगे कि स्टेट और सेंटर के बीच जो रिलेशन है या केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उस संबंधों पर क्या प्रभाव दिखाई देगा। उन संबंधों में अगर आप देखेंगे कौन कौन से संबंधों पे हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे कार्य पालिका पर क्या प्रभाव होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विधायिका पर क्या प्रभाव होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तीन प्रकार के प्रभाव हम लोग देखेंगे, कार्यपालक प्रभाव, विधायिका पर प्रभाव या विधायी प्रभाव, और तीसरा वित्तीय प्रभाव। इन तीनों प्रभाव के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य जो है संबंधों क्या प्रभाव क्या होगा, डिसाइड होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव, कार्यकाल पर प्रभाव। तो लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल राइट पर प्रभाव, फंडामेंटल राइट पर प्रभाव या मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो तीन टॉपिक्स हम लोग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंतर्गत करेंगे कि सबसे पहले जो ये उद्घोषणा की जाती है या घोषणा की जाती है तो यह उद्घोषणा का आधार क्या है, किस आधार पर, किस बेसिस पर जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी को किस तरीके से समाप्त किया जाता है, और फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी का इम्पैक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है। प्रभाव किस पर, केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर उसके बाद लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। नोट कर लीजिएगा, फिर एक एक टॉपिक्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं।
उद्घोषणा का आधार, आधार क्या है? उद्घोषणा का आधार। किस आधार पर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है? तो आधार अगर आप आएंगे तो इसके लिए 3 आधार हैं। कितने आधार पॉइंट हैं? 3 आधार बताए गए हैं। इन 3 आधारों पर जो है नेशनल इमरजेंसी क्या किया जा सकता है? डिक्लेयर किया जा सकता है। 3 आधार पे अगर आप आएंगे तो वो 3 आधार, एक है युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, 1, 2, 3, इन 3 आधारों पर जो है आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर किया जा सकता है, या जो है इसकी उद्घोषणा की जा सकती है। अगर आप जो है युद्ध का मतलब क्या है? युद्ध का मतलब ये है कि मान लीजिए कि 2 देश का युद्ध हो जाए, मान लीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, भारत चीन का युद्ध हो जाए, या भारत और किसी अन्य देश से युद्ध हो जाए, तो वैसे युद्ध के संदर्भ में, वार के संदर्भ में राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि पूरे भारत में या प्रभावित क्षेत्र में जो है क्या कर सकता है? नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। बाह्य आक्रमण, किसी बाहरी शक्ति के द्वारा जो है पहले आक्रमण कर दिया जाए तो वैसे संदर्भ में भी इमरजेंसी घोषित किया जा सकता है। और सशस्त्र विद्रोह का मतलब कि भारत के घरेलू सीमा के अंदर ही जो है लोगों के बीच जो है वेपन के साथ जो है विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में जो है उस समय क्या किया जा सकता है? उस समय नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे 1962 में और 1962 में 1971 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, तो किस आधार पर लगाया गया? युद्ध के आधार पर लगाया गया। युद्ध के आधार का मतलब कि 1962 में भारत चीन का क्या हुआ? युद्ध हुआ, तो उस समय क्या कर दिया गया? इमरजेंसी लगा दिया गया। और 1971 में पाकिस्तान का आक्रमण हुआ और उस समय बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के संदर्भ में इमरजेंसी क्या किया गया? लगाया गया। तो इस प्रकार अगर भारत में अगर आप आएंगे तो अब तक जो है 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी का यूज या इसको डिक्लेयर किया जा चुका है। तो युद्ध के आधार पर 1962 और 1971 में नेशनल इमरजेंसी लगाया जा चुका है। अगर देश में युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जो है अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, लगाया जाता है तो इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जानते हैं। बाह्य आपातकाल के नाम से जानते हैं। कौन से आपातकाल के नाम से? बाह्य आपातकाल के नाम से जानते हैं। और अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आंतरिक आपातकाल के नाम से जानते हैं।
आंतरिक आपातकाल के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। उन्नीस सौ अठहत्तर से पहले नेशनल इमरजेंसी के लिए जो ये 3 आधार थे उसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, बल्कि सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पे आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था कि आंतरिक अशांति के आधार पर जो है नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर आप 1975 का इमरजेंसी अगर आप देखेंगे, जिसको तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में क्या किया गया था, डिक्लेयर किया गया था, तो वह जो 1975 का जो इमरजेंसी था, नेशनल इमरजेंसी, वह नेशनल इमरजेंसी के लिए जो आधार बताया गया था कि आंतरिक अशांति के आधार पर उसको क्या किया गया था, डिक्लेयर किया गया। पुनः 1977-78 के पास चुनाव होते हैं और केंद्र सरकार क्या हो जाती है, कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और केंद्र स्तर पर नई सरकार बनती है। केंद्र स्तर पे गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है। उस गैर कांग्रेसी पार्टी का नाम होता है जनता पार्टी। जनता पार्टी का सरकार का गठन होता है 1978 से 1980 और 1975 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, उस इमरजेंसी के कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिए या जांच के लिए एक आयोग बनाया जाता है। उस आयोग का नाम था शाह आयोग और शाह आयोग के रिपोर्टों के आधार पर जनता पार्टी सरकार के द्वारा 44वां अमेंडमेंट किया जाता है, 44वां संविधान संशोधन किया जाता है और 1978 में सशस्त्र विद्रोह शब्द को हटा दिया जाता है और सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर जो है एक नया शब्द लाया जाता है, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया जाता है और आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया जाता है। तो आइए ये पॉइंट नोट कर लीजिए। उन्नीस सौ अठहत्तर से पहले राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के तीनों आधारों में सशस्त्र विद्रोह शब्द का उल्लेख नहीं था, बल्कि इसके स्थान पर
आंतरिक अशांति शब्द था, आंतरिक अशांति शब्द था, आंतरिक अशांति शब्द था। उन्नीस सौ 1978 में जनता पार्टी सरकार के द्वारा, जनता पार्टी सरकार के द्वारा 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया, विद्रोह शब्द रखा गया। तो इस प्रकार 1978 से पहले सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, बल्कि उसके स्थान पे आंतरिक अशांति शब्द था। आंतरिक अशांति शब्द को 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है उसको हटा दिया गया और उसके स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर जो है या उसकी उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है। अगर 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी ने जो है उस समय जब 1975 में उस समय जब इमरजेंसी लगाया गया, तो उन्होंने मंत्रिमंडल से सलाह नहीं लिया था, मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श नहीं लिया था, बल्कि डायरेक्ट उन्होंने जो है राष्ट्रपति के माध्यम से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करा दिया। बाद में जब डिक्लेयर हो गया तब उन्होंने मंत्रिमंडल को क्या किया, ये बात बताया। तो बाद में जो है इसको क्या किया गया, यह बात भी जो है संशोधित किया गया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता, बल्कि जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए मंत्रिमंडल का जो है लिखित सलाह होना चाहिए, लिखित परामर्श होना चाहिए। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर ही जो है किया जाएगा, ऐसा नहीं। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा के 1 महीने के अंदर
1 महीने के भीतर या 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा उद्घोषणा के, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर, 1 महीने के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। अनुमोदित होना आवश्यक है। अनुमोदित होना आवश्यक है। पहले यह समय 2 महीने था, 2 महीने था, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा समय सीमा को घटा दिया गया। समय सीमा को घटा दिया गया। तो इस प्रकार अगर जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया तो 1 महीने के अंदर, 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना आवश्यक है। पहले यह समय 2 महीने था, परंतु 44वां अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा समय सीमा को क्या कर दिया गया, 2 महीने से घटाकर 1 महीने कर दिया गया। उसके अलावा अगर एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर अनुमोदित कर दिया गया, तो अनुमोदित कर दिया गया तो एक बार में 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात एक बार में 6 महीने के लिए क्या हो सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुमोदित हो सकता है, लागू हो सकता है। अगर इसके ड्यूरेशन को क्या करना है, बढ़ाना है, तो ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए 6 महीने के ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास कराना क्या है, आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, इसको नोट करते चलिएगा आप सभी लोग। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि को बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पास करना आवश्यक। तो कहने का मतलब अगर जो है नेशनल इमरजेंसी का ड्यूरेशन क्या करना है, बढ़ाना है, टाइम लिमिट क्या करना है, बढ़ाना है, ड्यूरेशन बढ़ाना है, तो ड्यूरेशन बढ़ाने के संदर्भ में जो है संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से जो है पास कराना क्या है, आवश्यक है। तो विशेष बहुमत से पास कराना क्या होगा, आवश्यक होगा। विशेष बहुमत का मतलब क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है। विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब यह है कि विशेष बहुमत या मेजॉरिटी का मतलब यह है कि सदन का बहुमत प्लस सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। क्या बताया मैंने, विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब
स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब हमने बताया कि सदन का बहुमत प्लस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी, इसी को हम लोग विशेष बहुमत के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी या मेजॉरिटी, ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो है बात करेंगे जब हम लोग संविधान संशोधन का टॉपिक पढ़ेंगे। तो संविधान संशोधन के समय हम लोग विशेष बहुमत को क्या करेंगे, जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अगर जो है नेशनल इमरजेंसी का ड्यूरेशन क्या करना है, बढ़ाना है, तो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पास करना क्या है, आवश्यक है। पहले ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना आपको और नोट डाउन करते चलना है। (1978) से पहले नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि को बढ़ाने के लिए साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता था। साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी का प्रयोग किया जाता था। तो पहले जो है 1978 से पहले सिंपल मेजॉरिटी का प्रयोग किया जाता था और 1978 के बाद किसका प्रयोग किया जाने लगा, स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत। ऐसा इसलिए किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका जो है फ़ायदा न उठा सके, इसका मिसयूज न कर सके। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा साधारण बहुमत की जगह विशेष बहुमत कर दिया गया। विशेष बहुमत कर दिया गया। तो इस प्रकार विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी के बेसिस पर जो है, स्पेशल मेजॉरिटी के बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी की अवधि को या ड्यूरेशन को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अभी तक नेशनल इमरजेंसी का प्रयोग भारत में 3 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया है। 3 बार कब किया गया है, 1962 में। 1962 में भारत चीन युद्ध के संदर्भ में क्या किया गया, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। और यह जो है अक्टूबर 1962 में क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया। अक्टूबर 1962 में डिक्लेयर किया गया और यह जो है जनवरी 1968 तक जारी रहा। जनवरी 1968 तक जारी रहा। जनवरी 1968 तक क्या रहा, जारी रहा। जो पहला जो है
इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। चूँकि 1962 में भारत चीन वार होता है तो उसके बाद जो है जनवरी 1968 तक जो है यह इमरजेंसी लागू रहा। 1965 में भारत पाक युद्ध होता है या भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। तो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि पहले से ही इमरजेंसी क्या था, लागू था। तो इस प्रकार 1962 में जो है पहला इमरजेंसी क्या किया गया था, लगाया गया था। उसके बाद अगर आप आएंगे तो 1971 में या दिसंबर 1971 में क्या किया गया, दूसरा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया या राष्ट्रीय आपातकाल क्या किया गया, लागू किया गया। जब पाकिस्तान के आक्रमण के समय तो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के संदर्भ में यह इमरजेंसी क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। और यह इमरजेंसी और उसके अलावा 1975 में 1975 में भी इंदिरा गांधी की सलाह पर, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। तो 1975 में क्या किया गया, इंदिरा गांधी की सलाह पर प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया गया, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। और राष्ट्रीय आपातकाल जो ये लागू किया गया, और हम लोगों ने पहले पढ़ा कि नेशनल इमरजेंसी लागू करने के लिए मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श होना आवश्यक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर उसको लागू नहीं किया जा सकता। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो 1975 में जब ये इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया तो उस समय लोगों के फंडामेंटल राइट्स का व्यापक स्तर पे क्या हुआ, काफ़ी वायलेशन हुआ। बहुत लोगों को जेल में भर दिया गया। कुल मिला के कहने का मतलब उस समय जो है व्यापक स्तर पे फंडामेंटल राइट्स का क्या हुआ, वायलेशन हुआ। 1975 के नेशनल इमरजेंसी के कारणों की जांच के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया। उस आयोग को हम लोग बोलते हैं शाह आयोग गठित किया गया। और शाह आयोग ने कहा कि इसके कारणों को तर्कसंगत नहीं बताया। तो इस प्रकार उसके कारणों को तर्कसंगत नहीं बताया गया। और इस शाह आयोग के रिपोर्टों के आधार पर उस समय 1977-78 के पास जो है लोकसभा चुनाव होता है और इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी क्या होती है, पराजित होती है। और उस समय केंद्र स्तर पर गैर कांग्रेसी सरकार का पहली बार गठन होता है। और उस गैर कांग्रेसी सरकार का जो गठन होता है उस पार्टी का नाम था 1978 में जनता पार्टी सरकार। और जनता पार्टी सरकार के द्वारा उस समय जो है पीएम कौन बने, प्रधानमंत्री, तो मोरारजी देसाई। और उन्होंने उनके द्वारा या उस पार्टी के द्वारा जो है 44वां अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 किया गया। और आंतरिक अशांति शब्द को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और उसके स्थान पे नया शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। और इस आधार पर जो है नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के पैरामीटर में क्या किया गया, व्यापक स्तर पर चेंजेस किया गया, व्यापक स्तर पर परिवर्तन किया गया। नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा की समाप्ति। उद्घोषणा की समाप्ति, तो किस तरीके से इसको समाप्त किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर उद्घोषणा की समाप्ति पे आ पाएंगे तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा के साथ समाप्त की जा सकती है। दूसरी उद्घोषणा के साथ क्या की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा के साथ क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट किया जाता है या किस तरीके से लागू किया जाता है। तो अगर आप आएंगे तो आपातकाल के बारे में हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान में पार्ट 18 के अंतर्गत या भाग 18 के अंतर्गत बताया गया है। 3 प्रकार की इमरजेंसी के बारे में हम लोगों ने देखा। नेशनल इमरजेंसी के बारे में हम लोगों ने बात किया, उसके अलावा 2 और इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और उसके अलावा फिनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के अंतर्गत आर्टिकल 352 के अंतर्गत हम लोगों ने आधार के बारे में देखा कि आखिर किस आधार के बेसिस पर या किस आधार पर जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो भारत के किसी प्रभावित क्षेत्र में या पूरे भारत में जो है युद्ध, वाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर जो है क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। अब तक जो है भारत में 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी लागू किया जा चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, उसके जो है आधार जो थे, जो उसके तर्क थे, वह तर्क संगत नहीं थे। शाह आयोग के रिपोर्टों के आधार पर 1978 में जनता पार्टी सरकार के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से नेशनल इमरजेंसी के स्तर पर व्यापक स्तर पर सुधार किए जाते हैं। उन सुधारों में आंतरिक अशांति शब्द को जो है एलिमिनेट करके उसके स्थान पर नया शब्द सशस्त्र विद्रोह ऐड किया जाता है और उस सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है व्यापक स्तर पर क्या करी गई, 1978 में जो है रिफॉर्म किया गया, सुधार किया गया। तो आज की क्लास में हम लोग का क्लास यहीं तक जो है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके प्रभाव के बारे में क्या करेंगे या इसके जो है इम्पैक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट जो है केंद्र और राज्य के संबंधों पर कैसा पड़ेगा। केंद्र और राज्य के संबंधों में कार्यपालिक संबंध, विधायी संबंध और उसके अलावा जो है वित्तीय संबंध। फिर उसके बाद हम लोग जो है इसी में जो है देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी के समय जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसके अलावा लास्ट में हम लोग देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो थैंक यू एंड जय हिंद। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। वीडियो को आप लोग जो है अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।